नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पॉइजन एक्ट 1990। ये डी फार्मेसी सिलेबस के अनुसार एक इम्पोर्टेंट एक्ट है और एग्ज़ाम में भी इस पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं इस एक्ट के बारे में। तो बात शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत के दौर में, जहाँ भारत में आर्सेनिक, एकोनाइट, मॉर्फिन और स्टिक्निन इन जैसे जहरीले केमिकल्स आसानी से मिल जाते थे और इनका इस्तेमाल मर्डर, सुसाइड, इलीगल हंटिंग और फूड अडल्ट्रेशन में हो रहा था। खासकर आर्सेनिक पॉइजनिंग केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे थे, क्योंकि आर्सेनिक बहुत ही सस्ता और आसानी से उपलब्ध था। उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने दो बड़ी समस्याएं थी। पहली तो थी पब्लिक हेल्थ रिस्क, यानी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग केसेस होते थे खासकर बच्चों और डोमेस्टिक वर्कर्स के बीच, और दूसरा था क्रिमिनल मिसयूज। इस तरह के केमिकल्स मर्डर्स के लिए या लाइवस्टॉक किलिंग के लिए यूज़ हो रहे थे। तो साल 1906 में इंग्लैंड ने फार्मेसी एंड पॉइजन एक्ट पास किया, जिसमें उन्होंने डेंजरस पॉइजन्स की सेल को कंट्रोल किया। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी 1910 से 1915 के बीच रेगुलेशन लॉज आए। इसी ट्रेंड को देखते हुए ब्रिटिश इंडिया ने भी एक अलग सेंट्रल एक्ट बनाने का निर्णय लिया। यही वजह है कि सरकार ने पॉइजन एक्ट 1919 बनाया, ताकि ऐसे डेंजरस सब्सटेंसेस का मिसयूज न हो और उनका इस्तेमाल सख्ती से कंट्रोल में रहे। ये टॉपिक्स हमारे आज के सफ़र का रोड मैप है। हम एक एक करके जानेंगे कि ये कानून कैसे बना, क्यों ज़रूरी था और कैसे आज भी ये काम करता है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जहर के इस्तेमाल को नियंत्रित करने की कोशिश भारत में कोई नई बात नहीं है। सबसे पहला पॉइजन एक्ट 1904 में आया था, लेकिन उस समय उसके प्रावधान इतने सख्त नहीं थे कि वह जहर के अवैध व्यापार और गलत इस्तेमाल को पूरी तरह से रोक लगा सके। इसके बाद 1910 और 1914 में यूनाइटेड प्रोविंसेस, यानी आज का उत्तर प्रदेश की सरकार ने महसूस किया कि हालात ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। गांवों और शहरों में जहर का गलत इस्तेमाल, मवेशियों को मारना और कुछ मामलों में मानव हत्याएं भी सामने आने लगी थी। उस समय की कई स्थानीय सरकारों ने मिलकर कहा कि भाई, ये पुराने कानून अब काम नहीं करेंगे, हमें और सख्त कानून चाहिए। इसी दबाव और ज़रूरत के चलते 1919 में नया पॉइजन एक्ट पारित हुआ। यह कानून पूरे ब्रिटिश भारत में लागू किया गया, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर, और इसका मुख्य उद्देश्य ये था जहर का इंपोर्ट, उसका पोजेशन और सेल करना, इन तीनों को कानूनी दायरे में लाना और गलत हाथों में जहर जाने से रोकना। इस एक्ट के तहत पावर्स का बंटवारा भी साफ साफ किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है पॉइजन के इंपोर्ट को रेगुलेट करने का, और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है अपने अपने एरियाज़ में पॉइजन का पोजीशन और सेल कंट्रोल करने का। सोच के देखो, अगर दोनों गवर्नमेंट्स मिलकर कंट्रोल करें तो मिसयूज़ के चांसेस कितने कम हो जाते हैं। ये टीम वर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि क्रिकेट में बैटिंग और बॉलिंग दोनों मिलकर मैच जिताते हैं। अकेले कोई भी टीम नहीं जीत सकती, लेकिन साथ काम करने से रिजल्ट पक्का मिलता है। अब सवाल आता है, इस पॉइजन एक्ट 1919 की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? सोचो, अगर कोई बिना रेस्ट्रिक्शन के पॉइजन बेच सके तो क्या होगा? मान लो कोई गुस्से में आकर अपने पड़ोसी की पानी की टंकी में जहर डाल दे, या कोई जानवरों के चारे में पॉइजन मिला दे, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग ड्रग खुद खरीदकर गलत डोज ले ले। ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल नहीं है, हिस्ट्री में ऐसे कई मामले हुए हैं। इसीलिए ये कानून बनाना पड़ा। इसके पीछे मुख्य कारण थे पॉइजन के मिसयूज़ को रोकना, मेडिसिनल पॉइजन का ओवरडोज रोकना, क्योंकि कई सब्सटेंस ऐसे हैं जो कम डोज में लाइफ सेविंग है, लेकिन ओवरडोज में जानलेवा हो सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन को रोकना, ताकि लोग खुद से डेंजरस ड्रग्स न लें। ऐसे ड्रग्स सिर्फ
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की देखरेख में इस्तेमाल हो। इलीगल सेल को रोकना, चाहे देश के अंदर हो या बाहर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव सिंपल है, पॉइजन के इंपोर्ट, पोजीशन और सेल को रेगुलेट और कंट्रोल करना। और सिर्फ इतना ही नहीं, पॉइजन के इलीगल ट्रैफिकिंग पर टाइट कंट्रोल रखना भी इसका मकसद है। एग्जाम्पल, अगर कोई बिना लाइसेंस के बड़ी मात्रा में आर्सेनिक इंपोर्ट करे तो ये एक्ट उसे रोक सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो कंट्रोल करे कि कौन पॉइजन रख सकता है, कितनी क्वांटिटी में रख सकता है और किसको बेच सकता है, चाहे वो होलसेल हो या रिटेल। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, जिनकी फीस फिक्स्ड होती है, और ये लाइसेंस सिर्फ स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ पर्सन को ही दिए जाते हैं। एक व्यक्ति कितनी क्वांटिटी पॉइजन परचेस कर सकता है, ये भी गवर्नमेंट तय करती है। हर सेल का रजिस्टर मेंटेन करना कंपलसरी है ताकि मिसयूज को ट्रैक किया जा सके। पॉइजन को सेफ कस्टडी में रखना और उसकी प्रॉपर लेबलिंग करना भी जरूरी है, और स्टॉक का फिजिकल इंस्पेक्शन करने का पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सोचो, अगर लेबलिंग न हो और गलती से रॉन्ग केमिकल यूज कर लिया जाए तो कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो बिना लाइसेंस किसी पॉइजन के इंपोर्ट पर बैन लगा सकती है और लाइसेंस ग्रांट के रूल्स भी सेट कर सकती है। ऐसे कंट्रोल्स हिस्टोरिकल तौर पर भी ज़रूरी रहे हैं, खासकर युद्ध के समय, ताकि केमिकल्स का मिसयूज न हो। वही स्टेट गवर्नमेंट लोकल लेवल पर पोजीशन रूल्स बना सकती है, और खासकर उन इलाकों में जहां पॉइजनिंग केसेस ज़्यादा हो, जैसे कि कैटल पॉइजनिंग के मामले। ऐसे हाई रिस्क एरिया में स्ट्रिक्टर रूल्स लागू किए जा सकते हैं। अगर कोई इस एक्ट के नियम तोड़े तो उसे पनिशमेंट है 1 साल तक की जेल, 1000 रुपये का फाइन या दोनों। और साथ ही पॉइजन को कॉन्फिस्केट यानी जब्त भी किया जाएगा। पॉइजन एक्ट के तहत पॉइजन का इंपोर्ट सिर्फ लाइसेंस से अलाउड है, और इस लाइसेंस के रूल्स बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगर इलीगल इंपोर्ट का शक हो तो सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। यह अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर के पास है। सोच के देखो, अगर किसी शॉप में हिडन स्टॉक में बैंड पॉइजन है तो उसे चेक करने के लिए वारंट कितना ज़रूरी है। इससे न केवल कानून का पालन होता है, बल्कि पब्लिक सेफ्टी भी बनी रहती है। अब सबसे ज़रूरी बात, इस एक्ट के तहत कौन कौन से काम अपराध माने जाते हैं और उनकी सज़ा क्या है। ऑफेंसेस यानी अपराध: बिना लाइसेंस के पॉइजन बेचना या बेचने के लिए रखना, बिना लाइसेंस के पॉइजन को इंपोर्ट करना और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करना। इन सभी ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट है। अगर फर्स्ट ऑफेंस है तो 3 महीने तक की जेल या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों। अगर रिपीट ऑफेंस है तो 6 महीने की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों। अब एक्ट में 2 खास लिस्ट दी गई है, लिस्ट ए और लिस्ट बी। इनका फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट ए में जो सब्सटेंसेस के नाम दिए गए हैं, ये सभी बहुत ही तेज असर वाले जहर है, यानी पोटेंट पॉइजन है। इनकी छोटी सी खुराक भी जानलेवा हो सकती है। वहीं लिस्ट बी में दिए गए हैं कुछ ऐसे केमिकल्स या सब्सटेंसेस जो घर में भी कुछ काम आ सकते हैं, यानी इनका डोमेस्टिक यूज़ पॉसिबल है, लेकिन ज़रा सा गलत इस्तेमाल भी इन्हें खतरनाक बना देता है। मान लीजिए ऑक्जेलिक एसिड, ये कपड़ों या बर्तनों की सफाई में काम आता है, लेकिन अगर गलती से किसी ने इसे कंज्यूम कर लिया तो ये शरीर के अंदर जाकर जानलेवा जहर का रूप ले सकते हैं। यानी घरेलू चीज़ें भी अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो खतरा बढ़ जाता है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला आया, क्योंकि देश में एसिड अटैक्स के मामले बढ़ रहे थे और आसानी से एसिड मिल जाना ही इसके पीछे का बड़ा कारण था। कोर्ट ने कहा
एसिड बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी होगा। सेलर को रजिस्टर्ड मेंटेन करना होगा, जिसमें हर खरीदार का नाम, पता और खरीद की गई तारीख लिखनी होगी। बायर को आईडी प्रूफ और एसिड लेने का वैलिड रीज़न देना होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है दोस्तों कि आज भी कई जगह एसिड खुलेआम सस्ते में रिटेल में मिल जाता है। इससे एसिड अटैक को रोकना अभी भी मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों ये था पॉइजन एक्ट 1919 का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब कुछ एग्जाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लो क्योंकि ये सीधे पेपर में आ सकते हैं। तो आपने देखा कि पॉइजन एक्ट का मकसद सिर्फ जहर की बिक्री को रोकना नहीं है, बल्कि उसकी इलीगल ट्रैफिकिंग को भी कंट्रोल करना है। यह कानून थ्योरेटिकल जरूर है, लेकिन रियल लाइफ में फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी को डायरेक्टली प्रभावित करता है। एक्ट की प्रोविजंस जानना आपके प्रोफेशन और सोसाइटी दोनों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहो और सीखते रहो। गुड बाय।